नमस्कार। संभव के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए कि जैसा कि आज आपको पता है कि बीएससी बीएड जो थे उनके एग्जाम चल रहे हैं। तो आज इनका फर्स्ट पेपर लगा था बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का। दो पेपर हुए हैं आपके, एक हो गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हो गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने यूनिट वाइज क्वेश्चंस जो हैं उनका डिस्कशन करके एक वीडियो डाल दिया था कि आपको किन किन यूनिट में से क्या क्या पढ़ना है। और अपन ने उनमें से ये भी बताया था कि आपको क्या करना है, कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, आप एक ही यूनिट के 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इसको पेपर को सोल्व करके आए एक बार आपको बता देते हैं कि इनमें से क्या क्या करके आना था आपको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन को बताया था कि यहाँ पर अगर यूनिट फर्स्ट में से पूछा जाता है तो 4 पार्ट है, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्ड हैबर चक्र का। तो आपको यहाँ पे बॉन्ड हैबर चक्र ही पूछ लिया था किसका, NaCl का। तो Na सॉलिड, Cl2 गैस और कन्वर्ट हो रहा था क्या, NaCl सॉलिड में। और आपको यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे क्या पूछी थी, डेल एच एफ पूछी थी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको किस में लाना पड़ता है, सोडियम, किसमें, गैस। यहाँ पे कौन सी एनर्जी आती है, सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद में इसको क्या करा देते हैं, आयनाइजेशन, सोडियम है प्लस में। तो यहाँ पर जो लगती है एनर्जी वो क्या हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसकी बात करें, ये पहले से किस में है, गैसियस स्टेट में। डिसोसिएशन कराते हैं इसका तो क्या बन जाते हैं, दो क्लोराइड। यहाँ पे क्या लगती है, डिसोसिएशन एनर्जी। फिर अपन इनकी बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पे क्लोरीन में बदल दिया अपन ने, फिर इनको किस में बदलते हैं, क्लोराइड में। तो यहाँ पर आयनाइजेशन करते हैं, यहाँ दो लगेंगी, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और दो क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। फिर यहाँ पर दोनों कौन सी गैस स्टेट में आ गए, इन दोनों को मिला दो, यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, लेटाइस एनर्जी। और यहाँ पे बात करें अगर इनकी तो ये इन सब का क्या होती है, योग होती है। तो आपको इन सब के क्या दे रखे हैं, यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाली, यहाँ पर सॉरी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे आती है, नेगेटिव। और एक अगर अपन बात करें तो लेटाइस एनर्जी होती है, वो भी किस में आती है, नेगेटिव। तो इन दोनों की वैल्यू जो थी वो नेगेटिव में ऑलरेडी दे रखी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ के इनमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या आ जाएगी, NaCl क्रिस्टल की संभवन उष्मा आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फाजान का नियम बताया था आपको कि पढ़ना है। फाजान के नियम से बताना था कि Cu2Cl2 ठीक है कि तुलना में KCl जो होता है वो क्या होता है, अधिक आयनिक होता है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, फाजान का रूल। और फाजान जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पर डिपेंड करता है धनायन और ऋणायन। ऋणायन तो दोनों में क्या है, सेम। तो फिर कौन बच गया, धनायन। धनायन के लिए अगर देखें तो क्या लगाते हैं, फाई। फाई क्या होता है यहाँ पर, तो अपन ने लिखा था चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, +1। यहाँ पे क्लोरीन है तो -1, कॉपर का है तो यहाँ पर इसका भी चार्ज क्या आ जाएगा, सेम। अब रह गई साइज की बात। तो साइज के अंदर देखिए सबसे पहले अगर बात करें किसकी, पोटेशियम, इसका आकार क्या है, कम। कॉपर का आकार क्या है, ज्यादा। जिसका आकार ज्यादा है तो उसके अंदर अपन क्या कहेंगे, आयनिक लक्षण क्या हो जाते हैं, कम। उसमें सहसंयोजक लक्षण क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना था। फिर पूछा है धात्विक बंध से क्या तात्पर्य है। ये अपन ने पढ़ा दिया था कि धातुओं के अंदर धात्विक बंध को समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो कौन सा था, बैंड सिद्धांत। और बैंड सिद्धांत में अपन ने बताया था कि इनके द्वारा क्या बताते हैं अपन, धातुओं में पाई जाने वाली चालकता बताते हैं, जिसके लिए अपन क्या कहते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं में एक जो है वो तो क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड कहलाता है। और एक अगर अपन बात करें तो क्या कहलाता है, संयोजकता बैंड कहलाता है। इसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से किस में जाने चाहिए, वैलेंस बैंड यानी चालन बैंड में जाने चाहिए। तो अपन ने कहा इसके आधार पर धातुएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, 3। कौन कौन सी होती है, पहली सुचालक। सुचालक में क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड जो होते हैं और यहाँ पर ये जो अपने पास में संयोजकता बैंड होता है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम। तो ये क्या होती है, हमेशा सुचालक। फिर बात करते हैं अर्धचालक। इनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसका मान क्या होता है, कम होता है। तो ये निम्न ताप पर तो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक। ताप बढ़ाने पर ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक। और अगर बात करें कुचालकों की
तो इनके अंदर संयोजकता बैंड में, और अगर बात करें वैलेंस बैंड, चालन बैंड में, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, संयोजकता बैंड से निकल के वैलेंस बॉन्ड में नहीं जा सकते, इसलिए ये हो जाते हैं कुचालक, और इन दोनों के बीच का गैप होने के कारण ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे, अर्धचालक। ये समझाना था। फिर पूछा था वांडर वाल बल क्या है, बहुत ही दुर्बल प्रकृति का बल है, और ये पूछा था इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता था। या अगर अपन बात करें दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना था, जिसने दोनों कर दिए वो बहुत अच्छी बात है, जिसको एक यूनिट में से इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता तो वो आराम से कर सकता। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी थे। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है किसका क्वेश्चन, एक तो आ गया किसका, VSEPR थ्योरी और संकरण का। बताया था अपन ने कि 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, VBT पूछी जा सकती है, VSEPR पूछी जा सकती है, और संकरण। और पार्ट सेकंड में कौन आती है इसकी, MOT। तो MOT जो है वो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कहा था दोनों ही क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही आसान है। आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट। आप चाहें तो इसमें से एक क्वेश्चन कर सकते थे, और जिसको दोनों क्वेश्चन इजी लग रहे थे वो दोनों ही क्वेश्चन हर एक बच्चे को आने चाहिए थे, बहुत ही आसान थे। पहला क्वेश्चन पूछा था VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT सिद्धांत की तुलना करनी थी, और अपन को ये बताना था कि MOT सिद्धांत होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। क्यों, तो अपन को ये लिखाया हुआ था नोट्स के अंदर कि कोई भी क्वेश्चन जो है उसके अंदर इस तरह से पूछा जाता है, तो अपन को ये बताना होता है कि VBT जो होती है उसके अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सकती, अष्टक प्रसार वाले यौगिकों की व्याख्या नहीं कर सकती, या जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सकती। MOT सिद्धांत है वो इन सब की व्याख्या कर सकती है। इसी प्रकार से अगर बात करें विषम वाले यौगिकों की, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब की भी बात करें तो VBT इनके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है, लेकिन MOT इनका एक्सप्लेनेशन दे सकती है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो जो बहुत ही ज्यादा ध्रुवीय यौगिक वगैरह होते हैं उनके अंदर VBT सिद्धांत द्वारा अपन इनके क्या निकाल सकते, बॉन्ड एंगल वगैरह नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर बात करें MOT की तो आसानी से क्या बताए जा सकते हैं, बॉन्ड एंगल बताए जा सकते हैं। एक तो करनी थी इनकी तुलना, और फिर पूछा था कि VSEPR सिद्धांत के द्वारा इन अणुओं की क्या बतानी है, ज्यामिति। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, H2O, किसके आधार पर बताती है VSEPR, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखिए ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे क्या निकालते हैं, N, संकरण का मान निकालेंगे। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, सिग्मा बंधों की संख्या 2 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 2 कितने हो गए, 4। 4 का मतलब संकरण है sp3। तो अगर बात करें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की, तो अपन ने कहा यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए थे, 4, लेकिन हैं कितने, 2। तो बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर भी कितने हो गए, 2। तो अब 2 प्लस 2, आकृति वैसे तो क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। अगर एक लोन पेयर हो तो पिरामिडीय, और अगर 2 हो तो ये तो 2 क्या लगा देते हैं, लोन पेयर, और ये 2 क्या रह जाते हैं, बॉन्ड पेयर। और ये जो आकृति है इस आकृति का नाम क्या हो जाता है, वी शेप्ड। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, NH3। देखिए कैसे निकालेंगे, N इजिकल टू संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के, 5। सिग्मा बंध कितने बना रखे हैं, 3 डिवाइड बाई 2, वापस से क्या आ गया, 4, संकरण sp3। अब देखो बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे कितने, 4, हैं कितने यहाँ पे, 3। बॉन्ड पेयर हो गए 3, लोन पेयर हो गया 1। शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें एक क्या लगा दिया, लोन पेयर। लोन पेयर ज्यामिति में कभी भी भाग नहीं लेता, इसलिए ये आकृति क्या हो जाती है इसकी, पिरामिडीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है SF4, N की वैल्यू निकालते हैं। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4 डिवाइड बाई 2। तो अपन ने कहा 6 और 4 कितने हो गए, 10। 2 का भाग दिया तो 5, संकरण क्या हो गया, sp3d। sp3d की आकृति क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय द्विपिरामिडीय। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए, 5, हैं कितने, 4। तो देखिए ये आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय द्विपिरामिडीय, लेकिन एक जगह तो क्या लगाना पड़ेगा अपन को, लोन पेयर। एक जगह क्या लगा दिए, 4 जगह हैं फ्लोरीन, और ये क्या है, सल्फर। ये वाली शेप जो होती है ये क्या कहलाती है, के शेप्ड, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सीसो शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका, ICl2 माइनस। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। आयोडाइजिन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7।
ICl2 माइनस, टोटल कितने हो गए 7, प्लस सिग्मा बॉन्ड 2, माइनस का चार्ज है तो जोड़ देंगे डिवाइड बाई 2, टोटल कितना हो जाएगा वही अपने पास 5, sp3d। बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 ही हैं, तो यहाँ पर 3 क्या लगा देंगे लोन पेयर। तो देखिए शेप जो है वो कैसे बनेगी, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, यहाँ पे आयोडीन Cl और ये Cl, और ये जो शेप है ये क्या हो जाएगी लीनियर शेप्ड हो जाएगी। बस आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके एमओटी डायग्राम बनाने। एमओटी डायग्राम किसके पूछ लिए अपन से, NO के। एक पूछ रहा है किसका NO का, एक पूछ रहा है NO माइनस का, एक पूछ रहा है NO प्लस का, और इनके क्या पूछ रखे हैं एमओटी के आधार पर इनका क्या बताना है स्थायित्व है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी NO माइनस, फिर दे रखा है NO और फिर NO प्लस की। देखो सिंपल सा मैं बता देती हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन के पास में 7, ऑक्सीजन के पास 8, माइनस है तो जोड़ देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, ऑक्सीजन के पास है 8, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, माइनस प्लस का चार्ज है तो माइनस कर देंगे, तो कितने हो गए अपने पास यहाँ पे टोटल 14, यहाँ पे कितने हो गए 15। अब अपन को पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो अपन ने कहा 3। फिर अपन क्या करते हैं 0.5 घटाते हैं, 15 वाले का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो 2.5, और 16 वाले का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 ऑक्सीजन का। और अपन कहते हैं स्टेबिलिटी जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बॉन्ड ऑर्डर के। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है 3, तो किसकी हो जाएगी NO प्लस, फिर NO, और उसके बाद में किसकी हो जाएगी NO माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द्विध्रुव आगुण, म्यू बताया था आपको। म्यू जो होता है वो क्या होता है Q गुणा D, आवेश और उनके बीच की दूरी सदिश राशि होती है। तो आपको तुलना करनी थी किसमें कि NH3 जो है उसका द्विध्रुव आगुण किससे ज्यादा होता है NF3 से। तो देखिए इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाते सेम स्ट्रक्चर आएगी, नाइट्रोजन पे एक तो लोन पेयर, 3 क्या आ जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पर एक क्या आ जाएगा लोन पेयर, फिर यहाँ पे क्या है फ्लोरीन। अब अगर बात करें तो यहाँ से डाइपोल की दिशा कैसे देंगे लोन पेयर की ओर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो इसकी ओर, यानी ओवरऑल डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ देखिए लोन पेयर की ओर, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से क्या है ज्यादा, तो इनका ओवरऑल किधर आएगा नीचे, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं अपोज, यानी यहाँ पे म्यू के मान में क्या हो जाएगी कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हाइब्रिडाइजेशन बताने थे किसके, एक तो बताना था PCl3 का, एक इसका बताना था ICl4 माइनस का। अभी बताए थे वैसे बताने हैं, PCl3 का बताइए हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर VSEPR थ्योरी नहीं लगा के क्या बताने थे इनके संकरण, और संकरण बताने के लिए आपको क्या बनाने थे इनके अणु कक्षक। देखिए कैसे फास्फोरस के अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा नियोन, फिर 3s2 3p3, तो कैसे बनाने थे, ये तो क्या हो गया 3s इलेक्ट्रॉन 2, ये क्या बनाने थे p1 2 3, 3 ही क्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे शेयरिंग, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर CH3, इस तरह से बताने थे। एक क्या उसका था ICl4 माइनस, आयोडीन का क्या लिखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आयोडीन के नॉर्मली कितना बॉन्ड बनाता है एक, यहाँ कितने बॉन्ड बनाते थे 4। ये दोनों ही क्वेश्चन है, ये चारों ही जो क्वेश्चन है अभी तक के ये लगभग लगभग अपने पेपर में से थे, आप आसानी से इनको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें टिप्पणियां लिखनी थी, अब ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, एक तो लिखना था किस पे ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgX, तो इसके बारे में अपन इसकी संरचना बना सकते थे। अपन ये बता कार्बन पे माइनस होता है धातु पे प्लस। एक था अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव जो होता है उसमें बात करें तो P ब्लॉक जो होते हैं या S ब्लॉक की अगर बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसमें जो दो
इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करना क्या कर देते हैं, बंद, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, युग्म के रूप में होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। फिर क्वेश्चन पूछा था, ये आपको बताया था कि एस ब्लॉक के तत्वों का जैविक तंत्र में क्या बताना था, महत्व है। जैसे मैग्नीशियम होता है वो किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। एफी धातु किस में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अपने दांत हैं, हड्डियां हैं, ये सब किसकी बनी होती है, कैल्शियम आयनों की बनी होती है। और अपने हार्ट के अंदर कौन काम करता है, तो अपन ने कहा हार्ट के अंदर कैल्शियम जो होते हैं आयन, वो हार्ट की गति को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ये सब किससे रिलेटेड है, एस ब्लॉक से। या अपन इसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो कार्य करता है, जो अपने आवेगों का क्या करता है, नियंत्रण, ये बताना था। नेक्स्ट इसके अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें दो संरचनाएं बनानी थी। एक किसकी बनानी थी, क्रिस्टलीय ग्रिग्नार अभिकर्मक, और एक किसकी बनानी थी, CH3Li4। तो यहाँ पर अपन को पता है कि Li4 सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, अपने में नहीं रखे चतुष्फलक की आकृति इसकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एस ब्लॉक पे, ये वापस से टिप्पणियां लिखनी थी इसमें कि एस ब्लॉक के तत्व है एल्किल और क्या बनाते हैं, एरिल हैलाइड्स। किस तरह से बनाते हैं, तो ये तो कौन से हो गए, एल्किल हैलाइड्स, और इसी के साथ में क्या बनाने थे, एरिल। एक क्वेश्चन पूछा था विद्युत ऋणता का, तो देखो एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणता घटती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है। यानी क्षार मृदा धातुओं की विद्युत ऋणता क्षार धातुओं से क्या होती है, अधिक। एक क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रॉन बंधुता का, तो वैसे बताना था लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, अप टू डाउन जाने पे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक वाला, ये आप छोड़ भी देते तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वाली यूनिट में से अगर बात करें तो इसके भी दोनों क्वेश्चन काफी इजी आए थे। यहाँ पर व्याख्या करनी थी एक तो किसकी, अर्धायुकाल की, और एक क्या पूछा था आपसे, औसत आयुकाल, और एक व्याख्या करनी थी किसकी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की। देखिए अर्धायुकाल, अगर औसत आयुकाल की बात करें तो अपन ने कहा था कि रेडियो एक्टिव विघटन जो होते हैं वो सारे के सारे कौन से ऑर्डर होते हैं, तो अपन ने कहा था प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। यानी आपको यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना था, अर्धायुकाल निकालना था किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, तो अपन ने कहा जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की एक घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, वो अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। कैसे लिखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए कांस्टेंट आता है क्या, लैम्डा इजिकल टू आता है क्या, 2.303 अपॉन टी लॉग क्या आता है यहाँ पर, अब अपन ने कहा प्रारंभिक सांद्रता ए और a माइनस अक्स, ये जितना भी इसमें से क्या हो जाता है, डिवाइड। t का मतलब अर्धायुकाल है, कितना लेना है, t हाफ, अक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, a/2। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे क्या लिख दिया, t हाफ लॉग a और a माइनस a/2, a/2 गया तो कितना बच गया, a/2, तो 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a/2, a से क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी हाफ, और ये क्या बच गया, log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 इंटू 0.3010, और टी हाफ क्या पूछा था, टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा, लैम्डा। ये तो क्या हो गया इसका अर्धायुकाल। फिर पूछा था औसत आयुकाल, औसत आयुकाल क्या होता है, तो अपन ने कहा था ये जो अपने यहाँ पे लैम्डा जिसको बोलते हैं क्षय स्थिरांक, इसका क्या होता है, व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.93 अपॉन यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, अपॉन टी हाफ। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से टो इज इक्वल टू आता है 1.44 इंटू टी हाफ, यानी औसत आयुकाल होती है वो लगभग 1.5 गुनी होती है किसकी, अर्धायुकाल की। फिर आपको दे रखे हैं दो रिएक्शन, इन रिएक्शंस को क्या करना था, कंप्लीट। ये क्वेश्चन किसका था, अपन में से जो अल्फा कण बीटा कण या गामा कण जो निकलते हैं उनके आधार पर बताने थे, यहाँ पर क्या है, तो देखिए एक रिएक्शन दे रखी है 92 यूरेनियम 238, इससे क्या बन रहा है, 90 थोरियम 234, और आपको बताना है यहाँ पे क्या निकलेगा। तो देखो 92 में से 90 तो ये बच गए, बैलेंस करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 2। यहाँ पर कितने हैं 38, यहाँ पे 234, कितना बच गया 4। 2He4 का मतलब कौन सा नाभिक होता है, हीलियम, और एक हीलियम नाभिक को क्या बोलते हैं, एल्फा। यानी इसको इसमें बदल लेंगे तो यहाँ पे एक एल्फा कण का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। दूसरा है
11 सोडियम है 24, यहाँ पे बताना है क्या बनेगा, और यहाँ पे निकाल रखा है -1 बीटा E0। देखो -1 है, बीटा कण जब भी निकलेगा अपने का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक संख्या में क्या हो जाएगी, वर्दी 12, 12 -1 करेंगे तो कितना बच जाएगा 11। 12 पे कौन आता है, मैग्नीशियम, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं करनी, यानी क्या बनेगा 12 मैग्नीशियम है 24। ये दो आप ऐसे से कर सकते थे। फिर क्वेश्चन दे रखा है निम्न पे क्या लिखो टिप्पणियां। ये वर्ग विस्थापन नियम ही है। वर्ग विस्थापन क्या होता है, जैसे एक अल्फा निकलता है तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो गई, 2 की। किधर किसकेगा, आवर्त सारणी में पीछे की ओर, कितने स्थान, 2। इलेक्ट्रॉन या बीटा कण जब निकलेंगे तो अपन ने कहा -1 होता है, यानी परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है, वर्दी। नया बनने वाला नाभिक आवर्त सारणी में एक स्थान किधर खिसक जाता है, आगे। फिर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, T½ का मान दे रखा है, ठीक है। अर्धायुकाल दे रखा है, और ये पूछ रखा है कि इस समस्थानिक को कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और ये बताना है 24 मिनट बाद और 30 मिनट बाद में कितना बचेगा। तो बस आपको इसमें करना क्या था, ये देखना है कि 4.8 मिनट के हिसाब से 24 मिनट में कितने अर्धायुकाल आएंगे। तो आपको पता है अर्धायुकाल का मतलब, अगर अपन 1 से स्टार्ट करें तो एक अर्धायुकाल के बाद में कितना बचेगा, 1/2, फिर एक अर्धायुकाल, फिर से कितना हो जाएगा, हाफ, फिर इस तरह से 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32। तो ये निकालने थे कि 24 मिनट में कितने अर्धायुकाल आएंगे और इसमें 30 मिनट में कितने अर्धायुकाल आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे। नॉर्मली सारे क्वेश्चन इजी थे, सिलेक्ट करके आपको करने थे कि आपको कौन से 3 इजी लग रहे हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन जो थे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उनसे हमेशा बचना चाहिए। उनके बजाय बाकी के क्वेश्चंस को क्या लिखना चाहिए, ज्यादा लिखना चाहिए। और इसमें से जो आपका पेपर पैटर्न था, वो अगर बात करें तो बीएससी बीएड का पेपर सारा का सारा उठ के आया था किसमें से, बीएससी के पेपर में से, जो 2020 में आपसे पूछे गए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर लगे तो आप एक बार 2020 का जो पेपर है उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।